नमस्कार। लोकसभा चुनाव छठे फेज की वोटिंग के बाद किसे बहुमत का आंकड़ा करीब दिखाई दे रहा है और कौन बहुमत के पार जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर 485 सीटों तक अब तक वोटिंग हो चुकी है और छठे फेज के बाद कई बड़े दिग्गज नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं, तो अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन जो ताजा आंकड़े 6 चरणों की वोटिंग के बाद किसे बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। लेकिन छठे फेज में 8 राज्यों की 58 सीटों पर करीब 59% वोटिंग देखने को मिली है 7 बजे के जो आंकड़े रहे हैं। तो ऐसे में 485 सीटों का जो गणित है वो किसके पक्ष में जा सकता है। हालांकि 2019 के मुकाबले 2024 में हर एक चरण में वोटिंग कम देखने को मिली है। इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कई यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण इसे सत्ता पक्ष को फायदा दिखा रहे हैं, तो जबकि कई यहाँ पर राजनीतिक पत्रकारों का मानना है कि इसका फायदा विपक्ष को मिलने जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है और जो 6 चरणों की 485 सीटों के रुझान है वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और छठे फेज के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2024 को लेकर बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन कितने पार, क्या कितने करीब हैं, क्या काफी दूर रह जाएंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि 2014 में यहाँ पर जो है 438 सीटों पर चुनाव लड़ा, 282 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2019 में 436 सीटों पर चुनाव लड़ा और 303 सीटें मिली। 2024 में 441 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, क्या जो आंकड़ा सेट किया उसके पार होंगे, या फिर जो इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि इसकी बात पूर्ण बहुमत सरकार या इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। तो 2024 में कौन जीतेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। हर एक चरण के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, 70% की जगह यहाँ 66% ही वोटिंग हुई, यानी कम मतदान देखने को मिला। और यहाँ पर 102 लोकसभा सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो आकलन है, या भारतीय जनता पार्टी को 32 से 36 सीटें, इंडिया गठबंधन को 40 से 54 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर बात की जाए तो 6 सीटें का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। यानी पहले फेज में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि पहले फेज में अगर बात की जाए तो तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के कई राज्य थे जहां पर पहले फेज में वोटिंग हुई है, और इसके बाद दूसरा फेज किसके पक्ष में जा रहा है। दूसरे फेज के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। दूसरे फेज में 88 सीटों पर वोटिंग हुई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करीब 45 से 55 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 40 से 50 सीट और अन्य के पक्ष में 4 करीब सीट जाने का अनुमान था। यानी बात की जाए तो दूसरे फेज में जहां पर एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आया है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। भाई बात की जाए तीसरे चरण के लिए, तो तीसरा चरण भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि तीसरे चरण ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा 2019 में सेट किया था। इन 78 सीटों पर जीत हासिल की थी 93 सीटों में से, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 13 सीटें और अन्य के पक्ष में 2 सीटें ही रही थी 2019 के लिए। लेकिन 2024 में इस तीसरे फेज के लिए बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 50 से 70 सीटें, यानी कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। करीब 20 से 25 सीटों का नुकसान थर्ड फेज में देखने को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीटें और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 2 से 5 सीटों का अनुमान था। यानी बात की जाए तो तीसरे फेज में यहाँ बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन थर्ड फेज में भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देता नजर आया है। इसके अलावा चौथे चरण की अगर बात की जाए तो 10 राज्यों की 96 सीटें भी महत्वपूर्ण थी और ये निर्णायक थी कि हार और जीत के लिए यहाँ पर जिस काज से आंकड़े बदले, और चौथे फेज के बाद जो आंकड़े बदल रहे हैं उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली, कई तरह से मुद्दे भी बदले हैं। उसके बाद जिस काज से यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने यह दावा किया कि 2024 में वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन चौथे चरण का जो अनुमान था यहाँ पर वाईएसआर और टीएमसी पार्टी को मिलाकर कुल 20 से 22 सीट उनके पक्ष में जा सकते हैं, अन्य के पक्ष में, और इंडिया गठबंधन को करीब 32 से 42 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 40 से 45 सीटों का अनुमान था। यानी चौथे फेज में भी यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अब तक जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं, जबकि पांचवें चरण में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिला और पांचवें चरण के बाद जो बहुमत का आंकड़ा था अपने अपने दावे सामने आने लगे कि पांचवें चरण के बाद बहुमत का आंकड़ा वो पार कर गए हैं 272 का। लेकिन छठे फेज के बाद किसे बहुमत का आंकड़ा जा रहा है उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन 49 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 से 25 और अन्य के पक्ष में 5 से 7 सीट का अनुमान या पांचवें फेज को लेकर लगाया गया है। जबकि छठे फेज की बात की जाए तो छठे फेज में करीब यहाँ पर 58 सीटों के लिए बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर वोटिंग खत्म हुई है। लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े छठे फेज को लेकर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी को 58 में से करीब 50 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार कई राज्यों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं।
दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 7 बजे तक यहाँ 54% वोटिंग देखने को मिली है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 में से 6 उम्मीदवार को बदला है और मनोज तिवारी को ही रिटेन किया है। वही अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और यहाँ पर बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और जनता ने यहाँ पर ईवीएम में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 54% वोटिंग देखने को मिली है। एनडीए 4 सीट तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि काफी कुछ अंतर देखने को मिला है, हलचल काफी रही है, कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पर आंकड़ा बनेगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन आंकड़े यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। वही बिहार में सबसे कम मतदान देखने को मिला, 52.82% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है और बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन है, वही कांग्रेस और यहाँ पर आरजेडी का गठबंधन है और इसमें अगर बात की जाए तो अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी आ जाती है। उसके बाद या एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर दिखाई दी है। इन 8 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर हर एक सीट पर देखने को मिली है और जो आंकड़े हैं वो बात की जाए तो बिहार में 52% 8.2% वोटिंग देखने को मिली है और एनडीए 4 सीट और इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकलन यहाँ पर छठे फेज को लेकर लगाया जा रहा है। भाई अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग हुई है। 14 सीटों के लिए अगर बात की जाए 54.02% वोटिंग देखने को मिली है। नहीं, यहाँ पर भी 2019 के मुकाबले कम वोटिंग देखने को मिली है और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण माना जाता है हार और जीत के लिए और यहीं से रास्ता केंद्र को जाता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर इस बार कई तरह से गठबंधन बने हैं और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 8 लोकसभा सीट जबकि इंडिया गठबंधन का 6 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं रही हैं, जिस प्रकार की हलचल रही है, उस लिहाज से इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए 10 लोकसभा सीटों के लिए 58.24% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जेजेपी पार्टी का गठबंधन अलग हुआ है, जबकि कांग्रेस और यहाँ पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद काफी कुछ हलचल है और ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में जो हलचल हुई है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से 3 यहाँ पर निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी वापस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिला है या फिर जो कई तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका आने वाले वक्त में काफी हलचल देखने को मिलेगी। हरियाणा में क्या सरकार पर भी खतरा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर बात की हरियाणा के लिए तो एनडीए को 6 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो हरियाणा को लेकर आकलन सामने आ रहा है। वही झारखंड में करीब 62.66% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है और अगर बात की जाए झारखंड की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी का गठबंधन है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है। 4 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर जेएमएम चुनावी मैदान में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट पर आसू पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ का जो गणित है वो किसके पक्ष में रहा है। 1 सीट पर एनडीए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि उड़ीसा की अगर बात की जाए उड़ीसा में करीब 59.92% वोटिंग देखने को मिली है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी हलचल है और उड़ीसा को लेकर जो आकलन है उसमें एनडीए 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 0 सीट जबकि 2 सीटें बीजू जनता दल के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर छठे फेज को लेकर लगाया गया है। वही अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए तो पश्चिम बंगाल में इस बार भी सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है। 78.09% के करीब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग देखने को मिली है और पश्चिम बंगाल का सीधे तौर पर माना जा रहा है कि भाजपा विशिष्ट टीएमसी के बीच ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पर सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और यहाँ पर माना जा रहा है कि एनडीए को 4 से 5 सीट मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और यहाँ पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को 3 से 4 सीट का अनुमान या पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों को लेकर लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर यहाँ पर 51.68% यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है और अगर बात की जाए तो अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि यहाँ पर जेकेएनसी और पीडीपी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। दोनों सीटों पर बात की जाए तो पीडीपी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जिस कार के आंकड़े यहाँ निकलकर सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए छठे फेज को लेकर जो आकलन है उसमें 28 से 30 सीटों पर एनडीए जबकि 20 से 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है।
जबकि 5 से 7 सीटें अन्य के पक्ष में भी छठे फेज में जाने का अनुमान सामने आया है। अब बात कर लेते कि आखिर 6 चरणों का जो आकलन है उसमें कौन आगे और कौन पीछे नजर आ रहा है और बहुमत के करीब कौन हो सकता है, जो विश्लेषण यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। 6 चरणों की वोटिंग खत्म हुई है और 2024 में कम वोटिंग 6 ही चरणों में देखने को मिली है। तो 485 सीटों का जो आकलन हो सकता है, जो अनुमान हो सकता है, उसमें एनडीए 200 से 240 सीटों के आसपास हो सकती है। कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि 300 प्लस पार हो चुकी है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 है, उस बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन में 170 से लेकर 220 सीटों के आसपास हो सकती है। अन्य के पक्ष में 45 से 50 सीटों का आकलन यहाँ पर सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर माना जाए तो 2024 के लिए राह आसान बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। 2024 में जहां पर बात की जाए तो एनडीए का पलड़ा अभी भी भारी नजर आया है, लेकिन अंतिम चरण का अभी भी मतदान बाकी है और ऐसे में जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के करीब दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए क्या यहाँ पर 300 पार हो पाएगा? क्या बहुमत का आंकड़ा एनडीए मिलेगा और तीसरी बार हैट्रिक की तरफ बढ़ेगा? ये काफी महत्वपूर्ण है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अपने अपने दावे आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बहुमत के करीब दिखाई दे रहे, बहुमत के आंकड़े को पार कर सकते हैं। अन्य का क्या रोल हो सकता है? अन्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें टीएमसी और यहाँ पर बात की जाए तो नवीन पटनायक, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। 272 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाएगा, ये तो 4 जून के नतीजे में ही पता चलेगा। फिर भी ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है। बहुत जल्द आपको सभी 543 सीटों पर बिल्कुल लेटेस्ट और नए आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी वापसी हो सकती है और आप देश में किसे बेहतर नेता के तौर पर देखते हैं, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।